नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एमडी विभाग शिक्षा संकाय तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च इन एजुकेशन भाग 3 में आज हम अनुसंधान की प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है एवं उसका महत्व सिग्निफिकेंस क्या है। यानी जब तक हम किसी भी वस्तु के उसकी प्रकृति को, उसके नेचर को हम अच्छी तरह से नहीं जान लेते, तब तक उस पर कार्य करना बड़ा ही दुष्कर लगता है। इसलिए सबसे पहले जो ज्ञान हमें होना चाहिए वह उसकी प्रकृति का, उसके नेचर का होना चाहिए। उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी महत्ता क्या है, अर्थात जब तक कार्य की महत्ता ना पता हो, उसकी आवश्यकता हमारे लिए क्या है, जब आवश्यकता के साथ साथ हमारी महत्ता भी उसमें प्रस्तुत होती है, उसमें संदर्भित होती है और उसका नेचर हमें मालूम होता है, उसकी प्रकृति की अच्छी तरह से जानकारी होती है, तब हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि नित्य हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्यों को करते रहते हैं जो नए ढंग से, नए तरीके से होता है। यानी मानो कि यह एक अपनी सोच है, एक विकास की एक, जिसे हम कहते हैं कि सनक है, कि जिसके आधार पर वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए तरीकों को ढूंढता रहता है। यानी कार्य करने की विधा हो, चाहे वह खान पान की व्यवस्था हो या आवागमन से संबंधित हो, पठन पाठन संबंधित हो, या आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल चल रहे हैं उसकी जो सामग्री चल रही है, जो बैंकिंग की कार्यप्रणाली चल रही है, जो सोशल साइट्स पर अनेकों प्रकार की तकनीकियां चल रही हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे मन की एक उपज है। एक ऐसी समस्याएं हमारे दिमाग में आती हैं जिसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ नए तरीके से खोजना हम शुरू कर देते हैं। तो अनुसंधान में मूल रूप से यही देखा जाता है, उसकी जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्राय होता है कि जिस भी समस्या के समाधान के लिए हम जो कुछ भी परिकल्पनाएं बना रहे हैं, जो भी प्रदत्तों का कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, वह वैज्ञानिक तरीके से होता है। क्योंकि खोज करना यह तो एक आम बात है, लेकिन हम उसी अनुसंधान को, उसी खोज को प्रमाणिक मानते हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसमें क्रमबद्धता होती है, जिसमें अच्छी व्यवस्था होती है, जिसमें वस्तुनिष्ठता होती है और जिसमें एक तरह से देखा जाए उसके परिणामों को परखने के लिए कोई भी व्यक्ति समर्थ होता है, तो उसको कर सकता है। यानी नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु हमें जो पुराना ज्ञान है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम पुराने विज्ञान या ज्ञान को नहीं देखेंगे तब तक नए ज्ञान को प्राप्त करने में तमाम समस्याएं आती हैं। इसलिए किसी भी अनुसंधान को करने के पहले, किसी भी खोज को करने के पहले में जानने का प्रयास करते हैं क्या ये समस्या आज पहली बार मेरे सामने आई है या इसके पहले भी अन्य लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है। अगर हुई थी तो उस पर उन लोगों ने कौन सा कार्य किया। क्योंकि मानो कि जो गति है, यह जो आज हमारा उद्भव या विकास की प्रक्रिया चल रही है, आज से नहीं है बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। और उस समय से मानो कुछ ना कुछ हमारे लिए करने के लिए प्रयास किया है, वह नई दिशाओं में, नए आयामों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है। यही कारण है कि उनके द्वारा उस समय क्या खोज की गई थी, जीवन रक्षा के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के दर्शन को समझने के लिए, जो कुछ भी उनके द्वारा अनुसंधान किए गए, जो नियम बनाए गए, जो सिद्धांत बनाए गए, उनके परिप्रेक्ष्य में आज के ज्ञान को हम परखने का प्रयास करते हैं, उसकी कसौटी पर उसको तौलते हैं, उसी पर उसका मापन करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं क्या वह सदियों पुराना जो भी मार्गदर्शन हमें दिया गया था, एक अन्वेषण के द्वारा, एक शोध के द्वारा, एक खोज के द्वारा, क्या आज हमारे लिए पर्याप्त है। अगर आज है, उस ज्ञान की आवश्यकता है, तो उसको हम और अधिक परिमार्जित परिष्कृत करने का प्रयास करते हैं कि इसको आज के इस जमाने में, इस वातावरण में कैसे और अधिक संदर्भित बनाया जाए। तो कहने का प्राय है
जो पुराने तथ्य हैं, जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुराने ज्ञान या नियमित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को आधुनिक ज्ञान सिद्धांतों, तथ्यों, चरों आज के साथ हम उसके संबंध को देखते हैं, उसके कोरिलेशन को देखते हैं। उसी के आधार पर हम परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए हम डाटा कलेक्शन करते हैं, तमाम प्रकार के शोध उपकरण, टूल्स को संग्रहित करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, और उसी के आधार पर हम अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करके अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। और जो उसका उद्देश्य हमारा डिसाइड होता है, अगर वह हमारी परिकल्पनाओं के परीक्षण के द्वारा, डाटा कलेक्शन आदि के द्वारा जब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, अगर वह सफल हो जाता है तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम नियमीकरण कहते हैं, जिसे हम सिद्धांतीकरण कहते हैं, अगर वे नियम सिद्धांत आदि हम बनाते हैं कि इस प्रकार की खोज के द्वारा हमने जो निष्कर्ष निकाला है, यह निष्कर्ष अन्य वस्तुओं पर भी, अन्य परिस्थितियों में भी इसको लागू किया जा सकता है। इसकी जो रिपोर्टिंग होती है उसका मूल प्रतिवेदन का प्राय ही होता है कि हमने इस कार्य को किया है, आप भी कर सकते हो, इसका परीक्षण कर सकते हो। ये खुला होता है। यही विज्ञान की देन है, यही वैज्ञानिक सोच है, यही वैज्ञानिक तकनीकी है, यही वैज्ञानिक अनुसंधान है। जब तक शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं आएगा, जब तक उसमें विज्ञान की उन प्रक्रियाओं को, शर्तों को लाया नहीं जाता है, तब तक उसकी प्रामाणिकता, उसकी विश्वसनीयता, उसकी वैधता, उसकी वस्तुनिष्ठता पर सवाल उठ जाता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा, वैज्ञानिक नियमों, तरीकों के द्वारा उसकी विश्वसनीयता को, उसकी वैधता को, उसके जिसे हम कहते हैं सत्यायिता को, माने सत्यनिष्ठा को भी बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए शोध कार्य करना ये तो सुनने में बड़ा सरल लगता है, लेकिन होता बहुत कठिन है। जब हमें डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, जब हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है, जब समस्याओं को एक तरह से सीमांकित करना पड़ता है, जब न्याय दर्शों का चयन करना पड़ता है, ऐसे समय में अगर हम ईमानदारी पूर्वक विज्ञान के द्वारा बताए गए शोध के नियमों के आधार पर कार्य को करते हैं, तब हमारी जो प्रकृति होगी, जो शोध अनुसंधान करने की जो नेचर होगा, वह वैज्ञानिक होगा, वह एक तरह से वैध होगा, वह विश्वसनीय होगा, उसमें सत्यायिता होगी, अर्थात रिलायबिलिटी होगी। और इस तरह से कार्य करने के आधार पर जो भी निष्कर्ष होंगे वे सबके लिए मान्य होंगे। तो आइए हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो अनुसंधान है इसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या है, आवश्यकता, महत्व, नेचर एंड नीड एंड सिग्निफिकेंस, इसकी महत्ता क्या है, क्यों हम इसके विषय में कार्य करने के लिए प्रयास करते हैं। देखेंगे तमाम प्रकार के आज के शैक्षिक शोध हो रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वह गणित, विज्ञान आदि के क्षेत्रों में हो। शोध प्रतिदिन हो रहे हैं, प्रत्येक लोगों के मन में ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं, वे तो शैक्षिक अनुसंधान को बल दे ही रहे हैं, लेकिन जो पारिवारिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं वे भी अपने कार्यों को नए तरीके से करने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उसमें बार बार खोज करते रहते हैं कि इसमें कार्य को कैसे सरल और आकर्षक एवं प्रमाणिक, विश्वसनीय बनाया जा सकता हो। प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह क्राइम का क्षेत्र हो, वहां भी अनुसंधान चलता है, वहां भी अन्वेषण चलता है, वहां भी देखने का, घटना को पता करने का प्रयास करता है, जिसे हम घटनोत्तर कार्य कहते हैं। उन कार्यों को हम परखते हैं, देखते हैं आखिर क्यों हुआ, क्या सिचुएशन थी, आज की सिचुएशन में क्या है, उस प्रकार से हम अपराधों को एक तरह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जितनी इंक्वायरी आजकल चल रही है आप देखेंगे वे सब क्या है, अर्थात घटनाओं के घटने के बाद में भी हम इस चीज को कर सकते हैं, भविष्य में घटनाएं ना घटें इसको संदर्भ में रख करके भी हम अनुसंधान करते हैं, वर्तमान हमारा बहुत अच्छा चले इसके लिए भी अनुसंधान किया जाता है। तो क्षेत्र चाहे जो भी हो जीवन का, हर क्षेत्र में नए आयाम आ रहे हैं, उसमें नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, उसके आधार पर उसका एक नियमीकरण किया जा रहा है, उसके आधार पर एक नए सिद्धांतों का निरूपण किया जा रहा है, जिसको हम आज पालन करते हैं, जिसके आधार पर चलने का प्रयास करते हैं, और हमारा कार्य जो होता है वह सरल, आकर्षक और सुगम होता जाता है। हमारी कनेक्टिविटी सबके साथ जुड़ने में काफी सरल हो जाती है, सहायक होती है। तो प्रकृति क्या होती है, नेचर। अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी इसकी जो प्रकृति नेचर है अनुसंधान की क्या है,
यह एक उद्देश्यपूर्ण होता है, माने इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, एक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। और बौद्धिक प्रक्रिया है, बौद्धिक का प्रकार क्या होता है, यानी इसमें बुद्धि के द्वारा, विज्ञान के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं की जा रही हैं जिसके आधार पर हमारा अनुसंधान अपने उस आयाम को प्राप्त कर रहा है, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो रहा है। तो अनुसंधान क्या होता है, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके आधार पर हम किसी कार्य को करते हैं और उसकी विश्वसनीयता की परख करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्या के समाधान का प्रयास होता है। यानी जो अनुसंधान का प्रकृति होती है ये क्या है, यानी किसी भी सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्या दो प्रकार होते हैं, एक तो सिद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होती है, दूसरी प्रैक्टिकल होती है। तो प्रैक्टिकली में हम जो सिद्धांत या नियमों को शिक्षा में ला रहे हैं, जो नियम बनाए जा रहे हैं, क्या उसके आधार पर कार्य हो रहा है। सिद्धांत क्यों बनाए गए, क्योंकि वह शिक्षा का जो दर्शन है या हमारे अनुसंधान कार्य करने की जो प्रणाली है उसके लिए जो पूर्व में सिद्धांत बनाए गए, उन सिद्धांतों पर चल करके हम उसको व्यवहारिक रूप में कितना फलित कर पा रहे हैं, कितना उसके परिणामों को प्राप्त कर पा रहे हैं, उसमें हमारी अधिगमन की क्षमता कितनी बढ़ रही है, इस पर निर्भर होता है। इसीलिए कहा जाता है सैद्धांतिक या व्यवहारिक समस्याओं के समाधान का इसमें प्रयास किया जाता है अनुसंधान के द्वारा। अनुसंधान की समस्या सीमांकित होती है, यानी जो अनुसंधान है इसकी जो सीमा होती है ये क्या है, एक सीमा अर्थात अंकित किया जाता है कि उसका एक लिमिट बनाया जाता है। यानी प्रत्येक समस्या को अगर हम सीमांकित नहीं करेंगे, अनलिमिटेड कर देंगे, थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए समस्या का एक क्षेत्र चयन करके उसको सीमांकित किया जाए और उसी के आधार पर रिजल्ट निकाला जाता है जो उस प्रकार के कार्यों में समस्त रूप से, व्यापक रूप से वह लागू होता है, जिसे हम सैंपलिंग या न्याय दर्शन रूप में मानते हैं। इसके अंतर्गत किसी नए सत्य की खोज अर्थात अनुसंधान के द्वारा नए सत्य की खोज के लिए कार्य किया जाता है, पुराने सत्य का नए ढंग से प्रस्तुतिकरण किया जाता है और जो पुराना सत्य है, जो पहले कही गई बातें हैं, जो नियम सिद्धांत बताए गए हैं, उसकी सत्यता को नए तरीके से फिर परिभाषित करने का, प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात इसकी प्रकृति को अगर हम देखें, माने जो पुराने सत्य हैं उन सत्यों को आज नए ढंग से प्रस्तुत करने का समय आ गया है और जो नया ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए हम अनुसंधान कार्य करते रहते हैं। प्रदत्तों को प्राप्त करने हेतु विश्वसनीय, वैध तथा वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग होता है। हमने बताया कि जो प्रदत्त हैं, प्रदत्त का प्रार्थ जो डाटे हैं, जो आंकड़े हैं, जिन चर हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको हम जब संग्रहित करते हैं तो उन प्रदत्तों को प्राप्त करने हेतु, माने हम कैसे प्राप्त करें, यानी उनका जब हम संकलन करते हैं तो उसमें देखा जाता है उसकी विश्वसनीयता क्या है, अर्थात रिलायबिलिटी क्या है, वैधता, वैलिडिटी उसमें कितनी है और वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग एवं उसमें कितने साइंटिफिक टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है, यानी जो प्रदत्त हैं, जो डाटा कलेक्शन किए जा रहे हैं वे वैध होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, वे एक तरह से वस्तुनिष्ठ होने चाहिए और वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा सिद्ध किए जाने वाले होने चाहिए। इसमें प्राक कल्पनाओं का निर्माण एवं उनका वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण होता है। कहा जाता है कि जो भी हम अनुसंधान कार्य करते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो परिकल्पनाएं हैं, प्राक कल्पनाएं, हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को हम पहले उसका निर्माण करते हैं, अर्थात किसी भी उद्देश्य को हम तभी बनाते हैं जब समस्या आती है। समस्या के समाधान के लिए बनाया गया जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति हेतु हम कौन से रास्ते चुने, उसके लिए कौन सी विधियां अपनाएं, इसके लिए हम एक संभावित समाधान की प्रक्रिया को अपने मन में लेते हैं, उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसको हम परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना का प्राय भी होता है कि जो समस्या है उसका एक संभावित अस्थायी समाधान, अस्थायी नहीं अस्थायी समाधान के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले समस्या को परखते हैं, उसके आधार पर परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उन परिकल्पनाओं को हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और कैसे करेंगे उसको, वैज्ञानिक ढंग से, यानी जो भी तरीका होगा वह साइंटिफिक होगा।
प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी विधियों का प्रयोग होता है। यानी जो प्रदत्त है, जो आंकड़ा है, जो घटनाओं से संबंधित हमने कुछ ना कुछ तथ्यों को जुटाया है, वे तथ्य जुटने के बाद उनको संग्रहित करने के बाद उसका परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण किस आधार पर होता है? सांख्यिकी विधियों पर, माने स्टैटिस्टिकल मेथड पर डिपेंड होता है। यानी हम उसमें मीन को देखते हैं, उसमें मीडियन को देखते हैं, मोड को देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं, कोरिलेशन को देखते हैं, उसमें जो एरर है, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, अनेकों प्रकार की चीजों को हम जो सांख्यिकी विधियों के द्वारा बताया जाता है, उन परीक्षणों के आधार पर उसको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष प्रदत्तों के विश्लेषण पर आधारित होते हैं, अर्थात शोध के जो निष्कर्ष निकलते हैं, अनुसंधान के जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे निष्कर्ष ऐसे से नहीं होते, बल्कि जो कुछ हमने प्रदत्त डाटा कलेक्शन किया है उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस के आधार पर ही निष्कर्षों का निर्माण होता है। अर्थात जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं, डाटा कलेक्शन के द्वारा किए जाते हैं, उनके परीक्षण के द्वारा किए जाते हैं, उनकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए वे निष्कर्ष क्या होते हैं? सर्वमान्य होते हैं और अन्य लोगों के द्वारा वे परखने योग्य होते हैं, परीक्षित करने योग्य होते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया का वास्तविक प्रतिवेदन होता है, अर्थात जो अनुसंधान होता है वह संपूर्ण प्रक्रिया, माने जो भी प्रोसेस हमने अनुसंधान करने के लिए तैयार किया है, लिया है, चाहे वह उद्देश्य का निर्धारण हो, चाहे समस्या के क्षेत्र का सीमांकन करना हो, या परिकल्पनाओं का निर्माण करना हो, परिकल्पनाओं से संबंधित तथ्यों का संग्रह करना हो, उन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए तथ्य जो संग्रहित किए उनका परीक्षण करना हो, उसके आधार पर जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिजल्ट आता है, निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्षों को भी हम प्रतिवेदित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात अन्य लोगों के लिए उसकी सूचना को कहा जाए, उसे सार्वभौमिक करते हैं, उसको बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, सूचना देते हैं कि देखो इस कार्य को हमने किया अनुसंधान का और इसका यह निष्कर्ष निकला, इस पर आप भी कार्य कर सकते हो। तो इस तरह से जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसका पब्लिकेशन करते हैं, अन्य लोगों को उसकी सूचना देते हैं और उसके निष्कर्षों को जांचने के लिए, परखने के लिए सब लोग स्वतंत्र होते हैं। कोई भी उसकी विश्वसनीयता को, वैधता को और वस्तुनिष्ठता को वह जांच सकता है, परख सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, वह स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से अनुसंधान जो प्रकृति होती है ये बिल्कुल वैज्ञानिक होती है। अगर कहा जाए अनुसंधान की प्रकृति क्या होती है तो उसका नेचर कैसा है, आप कहेंगे वैज्ञानिक होती है, क्योंकि अनुसंधान बिल्कुल विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों के आधार पर ही किया जाता है। अब हम देखेंगे कि शैक्षिक अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आप देखें आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, ये क्या है? ज्ञान के विकास में सहायक होता है, अर्थात अनुसंधान या शोध जो होता है ये सदैव ज्ञान के विकास में सहायक होता है। ज्ञान क्या होता है? अर्थात जो पुराने हमारे सत्य हैं और आधुनिक जो नवीन ज्ञान की सत्यता है, इसको परखने का एक तरह से हम प्रयास करते हैं, उस पर अनुसंधान करते हैं और पुराने ज्ञान को नए तरीके से फिर से परिभाषित करने का कार्य करते हैं, प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास होता है। जो पुराना ज्ञान हो उसके आधार पर नवीन ज्ञान को सीखने का एक तरह से हम सर्वे करते हैं और जो पुराने तथ्य हैं और आज के जो नए तथ्य हैं, इन दोनों के बीच में क्या सा संबंध है, इस ज्ञान प्राप्त करने का अनुसंधान के जरिए हम प्रयास करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन, अनुसंधान ही एक ऐसा विषय है जो उद्देश्य को प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। यानी हमारे उद्देश्य तो एक होते हैं लेकिन उसमें कार्य करने की जो विधाएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन समस्त लोगों को उद्देश्य पूर्ण होते हैं। जैसे मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं। तो जो भी कुछ विषय वस्तु हम लेते हैं, एक ही विषय पर बहुत से लोग अनुसंधान करते हैं, लेकिन सबके रास्ते, सबकी परिकल्पनाएं, सबके डाटा कलेक्शन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट अंत में आता है वह लगभग समान होता है। इसलिए उद्देश्य प्राप्ति का एक क्या होता है? सर्वोत्तम साधन माना जाता है। किसको? शोध को, अनुसंधान को। समाज परिवर्तन की मंद गति को तीव्र बनाने में सहायक होता है, अर्थात अनुसंधान के द्वारा जो समाज की गति मंद पड़ी है उसको तीव्र करने का प्रयास भी अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। मंद गति से प्राय है यानी समाज आज के वातावरण के आधार पर अपने को समायोजित कर सके,
वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर उपयोग कर सके, निर्वहन कर सके। तो कहने का प्राय है, जो भी समाज की मंद गति है, चाहे वह आवागमन की हो, चाहे पठन पाठन की हो, कहने का प्राय है पठन पाठन या आवागमन, जहां हम पैदल पहले चलते थे, जहां पर हम साइकिल आदि का प्रयोग करते थे, दोपहिया का प्रयोग करते थे, आज वहां पर क्या है? आज आप देखेंगे हर व्यक्ति आवागमन के अनेक साधनों को अपना करके अपनी दूरी को कम से कम समय में तय कर ले रहा है। जो चीजें हम कार्य करने के लिए बहुत समय लेते थे, उसको कम समय में पूरा किया जा रहा है। जो शिक्षण विधि केवल रटने रटाने की पहले चलती थी, जिस पर हम चिंतन करने का प्रयास व्यवहारिक रूप से करने में थोड़ा समय ज्यादा लगता था, उसको हम आज तीव्र गति से टेक्नोलॉजी के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा कर सकते हैं। हम सहायक सामग्रियों का निर्माण करने के लिए बहुत परेशान होते थे, उसको आजकल हम देखें तो स्मार्ट क्लासेस के द्वारा उसके जो कुछ भी साधन हैं, जो आज कंप्यूटर है उसके आधार पर, OHP है उसके आधार पर, LHP है उसके आधार पर, या स्लाइड्स, प्रोजेक्शंस आदि के द्वारा उन कार्यों को बड़ा सरल बना लेते हैं और उसका समाधान अर्थात प्रयोग करके शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उस समस्याओं को एकदम बिल्कुल समाप्त कर लेते हैं और अपने कार्य को आकर्षक एवं रोचक रूप से प्रभावशाली बना लेते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो समाज परिवर्तन की जो मंद गति है उसको तीव्र करने के लिए सबको शिक्षा दिया जाए, सबको व्यवसाय दिया जाए, सबको उत्तम व्यक्तित्व एवं राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत किया जाए। ये जो मंद गति थी उसको तीव्र करने के लिए ये अनुसंधान बहुत ही सहायक होते हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक अनुसंधान का एक यह भी लाभ होता है कि इसके अंदर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो भावना है उसको विकसित करने का बहुत बड़ा योगदान होता है। अर्थात अनुसंधान के द्वारा ये देखा जाता है, किया जाता है कि हमारे राष्ट्र के प्रति भक्ति क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां क्या है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास में हमारा योगदान क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना क्या है, सभी लोगों के सुख के लिए, सभी लोगों के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए अनुसंधान होते हैं। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज प्रत्येक अनुसंधानों का आदान प्रदान, माने जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज किया जाता है, और उस एक्सचेंज के आधार पर उस नियमों सिद्धांतों को आज हम बना रहे हैं तो दूसरे देशों को दे रहे हैं, दूसरा देश हमें दे रहा है। कहने का प्राय है कि इसमें एक तरह से जो कुछ ट्रांसफरेबल चीजें होती हैं, जो स्थानांतरित चीजें होती हैं, वह भी हमारी सद्भावना को बढ़ाता है, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। शोध के द्वारा ही हम राष्ट्रीय चेतनता को, राष्ट्रीय सद्भावना को, उसकी भावना को और मजबूत बना सकते हैं। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय भावना के विकास में सहायक शैक्षिक अनुसंधान सुधार प्रक्रिया में सहायक होता है। माने जो शैक्षिक एजुकेशनल रिसर्च है, कहते हैं कि यह शैक्षिक प्रक्रिया में भी बहुत ही जो उसका सुधार करना है उसमें सहायक होता है। यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया अच्छी नहीं लग रही है उस पर फिर होता है, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं उस पर रिसर्च होता है, किस प्रकार से पढ़ाया जाए उन शिक्षण विधियों पर रिसर्च होता है, उनके ध्यान को कैसे केंद्रित किया जाए इस पर रिसर्च होता है, उन छात्रों को किस प्रकार से अधिक प्रतिभावान बनाया जाए इस पर रिसर्च होता है, किस प्रकार से टेस्टिंग मूल्यांकन किया जाए, परीक्षा ले जाए इस पर विचार होता है, कितने उन्हें असाइनमेंट दिए जाए इस पर विचार होता है, किस प्रकार से उनको थियोरेटिकल मूल्यांकन किया जाए इस पर विचार होता है। यानी ये सारी चीजें जो होती हैं यह एक तरह से शिक्षण प्रक्रिया में सुधार हेतु होती हैं, चाहे वह अधिगमन का विषय हो, चाहे शिक्षण संप्रेषण का हो, चाहे बच्चों के बैठने के पोस्चर संबंधित हो, चाहे अध्यापक के पठन पाठन की उन रुचियों और शिक्षण विधियों पर आधारित हो। यह एक तरह से देखा जाए तो जो भी शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें सुधार करने में काफी सहायक होता है। सत्य एवं ज्ञान की खोज में सहायक, यानी अनुसंधान जो होता है यह एक तरह से सत्य की खोज में काफी सहायक होता है, उसके ज्ञान वर्धन में काफी सहायक होता है। क्योंकि प्राचीन काल से जो दर्शन चला रहा है या यही बताता है कि अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उस पर बार बार चिंतन करना जरूरी है, उसको परखना जरूरी है, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाना जरूरी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो ज्ञान होगा, जो हमारा
सोचने का तरीका होगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कुशलता, निपुणता देखने को मिलेगी। तो जो अनुसंधान होता है वह सत्य एवं ज्ञान की खोज में सहायक होता है। सत्य से प्राय है कि जो कुछ चीजें, जो कुछ घटनाएं घटी हुई हैं, क्या उसके आधार पर हमें आज कार्य करना चाहिए? अगर उसकी कुछ भी आंशिक रूप से भी उसमें प्रस्तुतिकरण होता है, उसका एक तरह से संदर्भन होता है, रेफरेंस उसमें आता है, तो सत्यता की जांच की जाती है। आज और पूर्व दोनों चरों पर आधारित, दोनों प्रदत्तों पर आधारित, दोनों प्रकार की घटनाओं पर आधारित जो भी प्रदत्त हैं, आंकड़े हैं, उनको जब तक हम परखते नहीं हैं, टेस्टिंग नहीं करते हैं, तब तक उसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाती। और ज्ञान का संवर्धन, ज्ञान के संवर्धन से प्राप्त होता है कि अनुसंधान नित्य नए ज्ञान को बढ़ाता है। हमें कैसे करना है, अब क्या करना है, इन चीजों की एक अच्छी तरह से सूचना देता है। वह एक रास्ता बताता, मार्गदर्शन करता है, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रशासनिक क्षेत्र में सहायक होता है। प्रशासनिक अर्थात कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में प्रशासन की आवश्यकता है। बिना अनुशासन, प्रशासन के कोई कार्य अच्छी तरह से हो नहीं पाता। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर भी अनुसंधान करना जरूरी होता है। जैसे एक विद्यालय को कैसे प्रशासित किया जाए, उसमें छात्रों को कैसे प्रशासित किया जाए, उसमें अध्यापक या शिक्षकों की कैसे प्रशासित किया जाए, अन्य कर्मचारियों को कैसे प्रशासित किया जाए, शिक्षण कार्य को कैसे प्रशासित करें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रशासन कैसे किया जाए। तो जो प्रशासन का क्षेत्र है ये बहुत ही व्यापक होता है। इस पर भी शोध कार्य करने की आवश्यकता होती है। उसकी महत्ता तभी सिद्ध होगी जब हम शोध के द्वारा नए नए प्रशासन के तरीकों को, नियमों को बता सकें। इसी तरह से शिक्षक के लिए अपरिहार्य, यानी अनुसंधान जो होता है एक शिक्षक के लिए समझिए कि छोड़ने योग्य है ही नहीं। वह प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण अनुसंधान करता रहता है। यानी एक सोचना समझना होता है, एक वैज्ञानिक तरीके से कार्य को करना होता है। यानी एक शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा, अपने अनुसंधान के द्वारा नए नियमों को, नए तरीकों को जब तक मार्गदर्शित नहीं करता है, हमें बताता नहीं है, तब तक हम नए कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है कि वह प्रत्येक शिक्षण विधियों के विषय में जानकारी करे, प्रत्येक परिस्थिति में जानकारी करे, बच्चों का आयु लेवल क्या है उसको देखे, उनकी बौद्धिक क्षमता क्या है उसके आधार पर, और कक्षा का प्रबंधन कैसे करना है उसके विषय में, पाठ्य वस्तु का आयोजन कैसे करना है उसके विषय में, और उसका मूल्यांकन कैसे करना है। इन सारी चीजों को अगर एक अध्यापक अच्छी तरह से उसमें सन्निहित है, उसमें लगा हुआ है, तो अपने अनुसंधान के द्वारा वह नित्य नए कार्यों को कर सकता है, उसमें अच्छाइयों को ला सकता है, उसमें जो कमियां हैं, लिमिटेशन, उसको दूर कर सकता है। इसलिए एक अध्यापक के लिए शोध क्या होता है, एक अपरिहार्य है, अर्थात छोड़ने योग्य नहीं है, उसको ग्रहण करने योग्य है। विभिन्न विज्ञानों की प्रगति में सहायक अनुसंधान जो होता है, जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे गणित या विज्ञान संबंधित हो, सब में इसकी आवश्यकता है। अर्थात जितने भी विज्ञान हैं उनकी प्रगति कैसे होगी, चाहे वो मनोविज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह भौतिक गणित विज्ञान आदि का क्षेत्र हो, प्रत्येक की प्रगति में, प्रत्येक की डेवलपमेंट में यह अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक उन विषयों की जो उपयोगिता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, जो उसकी नीड है, इसको हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए अगर विज्ञान और अनुसंधान दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तो कोई भी विषय हो उसकी प्रगति होना संभव है, क्योंकि उस पर हम नए तरीके से प्रतिदिन कुछ ना कुछ शोध कार्य करते हैं, उसके निष्कर्ष निकालते हैं, वैज्ञानिक तरीके से निकालते हैं, जिसका परिणाम होता है वह हमारी प्रगति में, अर्थात विषयों की, विज्ञानों की, उन सामाजिक विषयों की प्रगति में सहायक होता है। इसी तरह से व्यवहारिक समस्याओं का मूल स्रोत, माने अनुसंधान कहां से पाया जाता है, एक व्यवहारिक समस्याओं का एक मूल स्रोत होता है। यानी अगर हमारे व्यवहार में, पठन पाठन में, प्रैक्टिकली या क्रियात्मक रूप में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य करना शुरू करता है। अर्थात जब समस्या आई तभी उसके समाधान के लिए प्रयास होता है। अगर समस्या नहीं आ रही है तो हम उसके विषय में कोई ध्यान नहीं देते, और समस्या जितनी ही जटिल होती है, कहते हैं अनुसंधान उतना ही अधिक प्रभावकारी होता है। यानी
समस्या अगर बहुत ही हार्ड है, कठिन है, डिफिकल्ट है, उसको प्राप्त करने में काफी परेशानियां हो रही हैं, तो समाधान भी उतना ही अधिक प्रभावशाली तरीके से करने का प्रयास किया जाता है। तो समस्या क्या है, पहले समस्या को चिन्हांकित करें, उसे पहचानें, उसके आधार पर तब परिकल्पनाओं का निर्माण कर उसकी पुष्टि करने का प्रयास करें। इस तरह से जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का मूल स्रोत होता है, अर्थात हमें कार्य कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, इन तमाम प्रकार की समस्याओं जो आती हैं व्यवहारिक रूप में, उसके समाधान के लिए अनुसंधान बहुत ही आवश्यक होता, महत्वपूर्ण होता है। पूर्वाग्रहों का निदान व निवारण करने में, जो पूर्वाग्रह हैं, जो हमारे तमाम प्रकार के रीति रिवाज, अंधविश्वास, कुरीतियां हैं, उठने बैठने बोलने आदि मेल जोल से संबंधित जितने भी पूर्वाग्रह हैं, इनको दूर करने में भी अनुसंधान सहायक होता है। अर्थात किसी कही कहाई बातों को सुन करके हमें उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। अनुसंधान यही बताता है, उसको सुनो, उसको परखो, इसके बाद करने के लिए आगे बढ़ो। जब तक हम इन प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते हैं, तब तक हमारे पूर्वाग्रह जो हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, वे एक भ्रांति में बने रहते हैं। इसलिए अनुसंधान हमें बताता है कि मानव के लिए क्या आवश्यक है, हमारे कार्य करने के दायित्व क्या है, हमारे उत्तरदायित्व क्या है। इन समस्त चीजों को अगर आगे बढ़ाना है, उसे उन्नत स्तर पर ले जाना है, तो अनुसंधान की आवश्यकता नितांत है। इस तरह से आपने देखा कि जो अनुसंधान की महत्ता है, जो उसकी आवश्यकता है, वह क्या है, हमारे लिए अपरिहार्य है, यानी उसको हम छोड़ नहीं सकते। प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ रोज सोचता रहता है, अपने नए नए तरीकों को लाता है, उसके आधार पर कोई ना कोई खोज करता है, नियम बनाता है, निष्कर्ष निकालता है, सिद्धांत देता है और उसी पर चलने के लिए लोगों को कहता है, और हम उस पर चलने का प्रयास करते हैं, जिससे हमें सिद्धि भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और कार्य करने में हमें बहुत ही आसानी का आभास भी होता है। इस तरह से डॉक्टर बीवी पांडे ने अपनी पुस्तक शैक्षिक एवं सामाजिक अनुसंधान एक सर्वेक्षण में एक परिभाषा दिया कि मानव जाति की अधिकतम उन्नति एवं विकास के क्रियान्वयन में अनुसंधान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए अनुसंधान की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अर्थात कहने का प्राय है कि जो मानव जाति है, अगर इसकी आपको अधिकतम उन्नति करना है, इसके विकास का क्रियान्वयन करना है, तो इसके लिए अनुसंधान बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अनुसंधान शोध ही एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके आधार पर जो मानव बहुत ही दयनीय अवस्था में था, आज वह क्या है, बहुत ही ऊंचाई अवस्था पर पहुंचता चला जा रहा है। आज अनुसंधान की ही देन है कि हम मंगलयान, गगनयान तक पहुंच रहे हैं, चंद्रयान तक पहुंच रहे हैं। क्यों ऐसे यानों का निर्माण हो रहा है, कैसे हो रहा है, अनुसंधान की देन है। तो विज्ञान ये अनुसंधानों की देन है। विज्ञान के द्वारा ही अन्य क्षेत्रों में भी जो अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिसकी विश्वसनीयता बनी हुई है, जिसकी वैधता बनी हुई है, जिसकी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी आज भी क्या है, उतनी ही मायने रखती है जितने पहले थी। तो पहले के बनाए गए तमाम नियम सिद्धांत, आज के बनाए गए तमाम नियम सिद्धांतों को हम परखते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, उसी के आधार पर हम कार्य को आगे करने का बीड़ा उठाते हैं, उसके दायरे को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत माने उसकी शोध की प्रकृति क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसकी महत्ता क्या है। तो प्रकृति इसकी वैज्ञानिक होती है। आवश्यकता एवं महत्ता की जहां तक बात है, तो बिना अनुसंधान के कोई भी नए कार्य नहीं किए जा सकते, नए तरीके नहीं ढूंढे जा सकते। इसके द्वारा जो नियम होते हैं, जो कुछ भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, वे सर्वमान्य होते हैं, अर्थात किसी के द्वारा भी उसको परखा जा सकता है, उस पर कार्य किया जा सकता है, उसकी परीक्षण की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इसलिए अनुसंधान का जो कार्य होता है, यह बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर होता है। यही कारण है कि अनुसंधान शोध अगर सही वैज्ञानिक आंकड़ों के द्वारा, प्रदत्तों के द्वारा, चरों के द्वारा किया जाता है, तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी सत्यायनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता और उसकी जो कुछ प्रामाणिकता है, वह स्वयं सिद्ध होती है। वो किसी के द्वारा उसको परिचित करके सिद्ध किया जा सकता है, उसके रिजल्टों को लिया जा सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें।
और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अनुसंधान से संबंधित, तकनीकी से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित अगर आपको विषय वस्तु को तत्काल प्राप्त करना है तो आप बेल आइकन जो घंटे का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको जरूर दबाएं और हम आपको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए चीजों को लेकर के आते रहेंगे, विषय वस्तु देते रहेंगे। इसलिए आप एक रेगुलर नियमित पाठक की तरह, एक विद्यार्थी की तरह इसका अध्ययन जरूर करें, इसको जरूर